राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बाकी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। और इस पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए एडवोकेट गुणारत्न सदावर्ते। सर, आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है हाईकोर्ट का, जिसमें याचिका दाखिल की गई थी कि 22 तारीख को छुट्टी ना घोषित की जाए। देखिए, जो कुछ 4 छात्रों को जो ब्रेन वॉश करके रामलला के पूजा के प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जो महाराष्ट्र सरकार ने जो छुट्टी दी थी उसे रद्द कर दिया जाए, नोटिफिकेशन को करके वो छात्रों को जो है कम्युनिस्ट माइंड से जो है खड़ा किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके। माननीय स्पेशल कोर्ट ने आज उच्च न्यायालय बम्बई हाईकोर्ट के उस याचिका को खारिज कर दिया है। सर, आपने कहा कि उनका ब्रेन वॉश किया गया था, किसने किया गया था और क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र भारत है और ये हमने खास तौर पर माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने इसके पहले इस तरह के याचिका को खारिज कर दिया है, उसी के साथ बम्बई उच्च न्यायालय के दूसरे जो बेंच है उस बेंच ने भी एक इसी सिमिलर याचिका को इसके पहले छुट्टी के संबंधित केस को खारिज कर दिया गया था। ये सारी बातें मालूम होते हुए भी जो है याचिका में ऐसे कुछ स्टेटमेंट बयान लिखे गए थे जैसे कि इमरजेंसी लगे, इस तरह के उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता को काफी सवाल पूछे और सवालों के जवाब याचिकाकर्ता नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तौर पे याचिका थी, पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो एक बात है, लेकिन जो है कम्युनिस्ट थॉट के साथ, यानी हमने ये भी बताया उच्च न्यायालय को, हमने यानी सेकुलरिज्म का डेफिनेशन बताना पड़ा उच्च न्यायालय को हमको, और हमने कहा कि यहाँ का जो हिंदू है इसके कोई अधिकार ये क्या प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं कि जो भी सेकुलरिज्म यानी हिंदुओं के अधिकार प्रतिबंधित, ऐसा हो नहीं सकता। ये सारी चीजों के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात तो स्पष्ट तौर पे कह दी कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य जो है गलत है और उसी के साथ याचिका को खारिज किया। इसके अंदर जो हमने बताया कि हम जो है याचिका में इस चीज में पहले दिन से आज से नहीं है, तो हम तो जो राम जन्मभूमि की केस है सुप्रीम कोर्ट में जो चली थी, जो अयोध्या से संबंधित केस, उस समय से हम इस केस में हैं, ये सारी बातें बताई। और जयश्री पाटिल जी जो दूसरे वकील थे, जो आज यानी जो संघ के का जो संघ सेवक थे, जो कार सेवक थे, उनके लिए भी वो उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने भी लाखों लोगों की बात रखी, जो डिवोटीज है उन्होंने भी बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट है और उसकी जो 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 डिसीजन होता है वो सब तरफ लागू होता है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसलिए जो है आज याचिका को खारिज कर दिया गया। सर, जो सरकारी वकील थे, अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से एक जिरा ये भी की गई कि तो इस याचिका तो खारिज की जाए, लेकिन साथ ही जो 4 जो लॉ स्टूडेंट्स थे उन पर भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनका इसके पीछे मकसद क्या था। देखिए, ये मकसद तो हमने बताने का कोशिश किया और ये भी हमने बताने का कोशिश किया कि जिस तरह से याचिका को ड्राफ्ट किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने खुद पूछा उनको, याचिकाकर्ता को, क्या ये तुमने ड्राफ्ट किया है? तो ये समझ में आ रहा था कि एक साजिश के तौर पे है, तो उसकी इंक्वायरी की मांग तो कई मांगे होती है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो है यानी कॉस्ट तक की बात ले गई थे, लेकिन छात्र है और ब्रेन वॉश लग रहे थे, यानी आज ना कल कानूनी बात सीखेंगे और गलती नहीं करेंगे, इस तौर के ऊपर एक लीनेंट व्यू लेते हुए उनको इस बार कुछ नहीं कॉस्ट लगाई, लेकिन जो है याचिका को खारिज कर दिया गया। सर, आपने भी काफी लंबी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर को लेके, लीगल वे में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आपने, जयश्री पाटिल जो आपके साथ काम करती हैं, तो पूरे इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? आपने कहा कि ब्रेन वॉश कर दिया गया था, क्या लगता है आपको? आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, आप जानते हैं कौन है कौन नहीं है इसके समर्थन में, विरोध में, तो क्या लगता है आपको कौन हो सकता है इसके ब्रेन वॉश करने के पीछे? देखिए, इस देश के अंदर जो है कम्युनिस्ट जो विचार है वो सबसे घातकी है, और वो कम्युनिस्ट विचार क्या करता है कि कुछ ऐसे चीजों को उलझाने की कोशिश में रहता है कि देश में शांति न रहे, अशांतता रहे। उसी के तहत जब हम जो राम मंदिर का जो रामलला की जो केस चल रही थी अयोध्या की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी हमने एक बात गौरपूर्ण देखी कि जो है
कि चीजों को लंबा करना, चीजों को बढ़ाना और हिंदुत्व को, मेजॉरिटियन क्लास जो है, क्लास को किस तरह से नीचे दिखाया जा सकता है, माइनॉरिटी के कुछ लोगों को साथ में लेके किस तरह से राजनीति की जा सकती है, राजनीति कहने से अच्छा गंदी राजनीति किस तरह से की जाती है, ये तो चीजें जो है एक ना एक के बाद एक कड़ी बनते दिखती थी। और लेकिन हो कुछ भी, एक लंबी लड़ाई के बाद मैं हो या डॉक्टर जयश्री पाटिल हो, हमें एक बात का बड़ा आनंद है, जो साधु संत सर्वोच्च न्यायालय में आते थे, हम क्या बताएं आपको, वो साधु संत एक तरफ आते थे, बड़े यानी कष्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉन के ऊपर बैठते थे, और हम जैसे जो सामान्य तौर पे, हम जो सामान्य लोग हैं, सामान्य वकील है, हम जो चीज है रखने की कोशिश करते थे। दूसरी ओर सारे के सारे कांग्रेसी वकील, सारे के सारे यानी रामलल्ला के जो अयोध्या के खिलाफ में सारे के सारे बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े सफेद कपड़े वाले आते थे, मियाँ भाई ये वो सब आते थे, और उनके खाने का तौर तरीका भी बड़ा वो होता था। लेकिन जो है साधु संतों ने भी ना आस छोड़ी, ना हमने भी कभी आस छोड़ी। जो है अयोध्या का जो डिसीजन हुआ, उससे हम सबको एक जो आनंद, जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य आनंद जिसे कहते हैं, वो आनंद मिला। और आज भी अयोध्या की कल प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु रामलल्ला की, उसके एकदम ही जिसे कहते हैं हम, एकदम चौराहे के ऊपर फिर से एक बार सेवा करने की मौका मिला, और आज हम फिर से एक लाभ प्राप्त किए हैं। गंदी राजनीति को रामलल्ला से दूर दूर फेंक चुके हैं, और इसका हमें आनंद है। सर एक आखिरी सवाल, आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है जो सफल रही है एक तरीके से, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं? आपको आमंत्रित किया गया है? देखिए, जाने का बहुत ही मन है, लेकिन देखो गीता से संबंधित और हिंदुत्व के विचारों से संबंधित एक बात है, मन में चंगा तो काटवट में गंगा, गंगा मैया का दर्शन तो तुम्हारी सोच के ऊपर है। हम जरूर जाएंगे, हम पहले भी जा चुके हैं, अब कल नहीं जा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में जो है जरंगे जी बोल के है, जो आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी याचिका, उनसे उनको विरोध करने वाली याचिका कल मुंबई उच्च न्यायालय में है, जो बंबई के इकोनॉमी से रिलेटेड है, गुनेगारी से रिलेटेड है, जो यानी आरक्षण की गंदी राजनीति से रिलेटेड है, ये सारे चीजों पर आधारित है। तो कल हमें खुद ही दलील, कोर्ट में दलील करनी है, तो हम कल नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम कल तुलसी मानस जो पाठशाला है, उसमें जो ये रखा है, यानी पूजा अर्चा का फंक्शन रखा है, वहां हम जाके दर्शन लेंगे। सर मनोज जरंगे पाटिल का विषय निकला है, इसी से जुड़ा एक सवाल है। आरक्षण के मांग को लेकर वो अडिग हैं, और सरकार भी इस दिशा में कार्यरत है, और उनका कहना है कि अब वो इसमें आरक्षण देगी, और ऐसा आरक्षण देगी जो ओबीसी आरक्षण को धक्का ना लगे और कोर्ट में भी टिके। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है, कितने मुख्यमंत्री थे, कितने शुगर फैक्ट्री थे, कितने बैंका थे, कितनी जमीनें जायदाद सब गिना गया है। रोज सुबह में अमीर, शाम में गरीब, शाम में गरीब, सुबह में अमीर, ऐसा हो नहीं सकता है। राजनेता हैं, राजनीति करते रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो हम जिसे कहते हैं कि एल्डरली लीडर है शरद पवार जी, उनके जैसे लोग जो है इस चीजों को, जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो दम देते रहते हैं, कुछ उसके अंदर अपनी पावर यूटिलाइज करते रहते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है। ये आरक्षण मिल नहीं सकता, ये आरक्षण दिया नहीं जा सकता, और दिया तो ये टिक नहीं सकता। सरकार जो है वो कुणबी आरक्षण उनको दे रही है, कुणबी सर्टिफिकेट देके आरक्षण देने का विचार कर रही है, और काफी लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया गया और आरक्षण भी देने का चल रहा है। तो क्या इसको लेकर भी आप आगे की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे? इसके आगे का कदम आपका क्या होगा? हमने तो ये कह दिया है, जो रिटायर्ड जजेस को बिठा दिए हैं, वो तो इस तरह से बिठा दिए है कि वो पिछड़ों का आयोग है या मराठों का आयोग है, ये भी हम कह चुके हैं। 4-4 लाख रुपए देने की बात हो रही है, वो भी आज ना कल हम लाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई ताकत नहीं हो सकती है कि आप जो है कुणबी, जो आप जो कह रहे हैं वो ये कुणबी नहीं है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद की जो पीठ है, उसके न्यायमूर्ति जस्टिस BH मारलापल्ले जी की जजमेंट है कि मराठवाड़े के और ये जो कुणबी है, ये कुणबी वो पिछड़े कुणबी नहीं है
जो पिछड़े कुनबी है, वो तिरले कुनबी है, वो खेड़ुले कुनबी है, ऐसे 12.5 जाति के कुनबी है, वो अलग कुनबी है, ये वो कुनबी नहीं है। इसीलिए ये कुनबी वो न रहने से सिर्फ हम कुनबी है। कुनबी तो ब्राह्मण भी होता है, जो खेती करता है कुनबी होता है, वो बौद्ध भी होता है, वो पिछड़ा भी होता है, वो ये क्या बोलते हैं जैन भी होते हैं। जो खेती करेगा उसे कुनबी कहते हैं। इसका मतलब वो पिछड़े नहीं है, सामाजिक पिछड़ेपन यानी जो मसन जोगी होता है, जो जिसको हम कहते हैं जहां पे शरीर का अंत्य संस्कार किया जाता है, वहां पे अंत्य संस्कार के जगहों पे जो रहता है, जो लकड़ी उस समय अपनी उपजीविका चलाता है, उसे पिछड़ा कहते हैं। जो जंगलों से दौड़ता है उसे पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ा भैया ट्रैक्टर की रैली निकालने से, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से, टनों से खिचड़ी लाने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों के टप के ऊपर, सनरूफ के ऊपर बैठ के अपनी रैलियां चलाने से कोई पिछड़ा थोड़ी होता है। ये आरक्षण की गंदी राजनीति है। तो क्या आप इसका विरोध करेंगे आगे चलकर, और किस तरीके से? ये आरक्षण तो मिलना नहीं है। हमने एंटी रिजर्वेशन कमेटी स्थापित की है। देश में अभी जिनकी हालात अच्छी है, उन्होंने आरक्षण पे विचार नहीं करना चाहिए, उन्होंने आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, और जिनकी जरूरतमंद है उनको आरक्षण देना चाहिए, जो रहना चाहिए। और उसके अलावा अभी आरक्षण में कोई बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम पुरजोर लड़ेंगे, देश को आरक्षण के गंदी राजनीति से बचाएंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाए? देखिए, सवाल आर्थिक तौर पर ऑलरेडी 10% कांग्रेसियों ने तो कभी सोचा नहीं था। पहली बार जो है मोदी जी की सरकार ने 10% रिजर्वेशन दिया है, वो काफी है आर्थिक निकष के ऊपर। और जो सामाजिक न्याय के ऊपर जो आरक्षण होता है, वो अभी मैं ये मानता हूं कि आदिवासी बड़ा तबका है, जिसे हम कहते हैं विजेएंटी, वो भी बड़ा तबका है। जो तबके को जरूरत है, शेड्यूल कास्ट का कुछ तबका है, ये तबके के अलावा अभी आरक्षण की गंदी राजनीति अभी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो जहां एक और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो पिटीशन दाखिल की गई थी कि 22 तारीख को महाराष्ट्र में छुट्टी कैंसिल कर दी जाए, उस पर हाईकोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जिस पर अपनी सहमति जताते हुए खुशी व्यक्त की है एडवोकेट सदावर्ते ने। तो वहीं मराठा आरक्षण की लड़ाई को लेकर जारी रखने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।